चलो हमें पढ़ना है 2024-25 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो कहाँ है रिमोट। 2024-25 का करंट अफेयर उसको पढ़ना भी है और याद भी करना है। रिमोट कहाँ है? रिमोट नहीं है, कोई रिमोट नहीं है। ये तो वहां बगल की क्लास से ले आओ इतनी देर में। तो यहाँ से वहां से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता है। नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलो ये कौन है? वी नारायणन। ये है वी नारायणन और ये है इसरो के हेड। तो अपन को याद करना है जब तक है ना, तो पूरा करंट अफेयर 2 या 3 मैराथन में कंप्लीट हो जाएगा। ये वी नारायणन, ये इसरो के हेड है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। इसरो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। इसरो का पुराना नाम क्या है? इनकोस्पार। ठीक है, 1962। तो जो इसरो की स्थापना है वो 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। ये इसरो के हेड हैं वी नारायणन। तो 2-3 पॉइंट है। करंट में पूछेगा वी नारायणन, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगा तो इसरो का पूरा नाम पूछ लेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। और इसरो का पुराना नाम है इनकोस्पार। और इनकोस्पार किसके रिकमेंडेशन से, किसके सजेशन बना था? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। तो जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम है वो विक्रम साराभाई। अगर पूछे एटॉमिक एनर्जी के फादर कौन है तो वो भाभा जी। ठीक है, चलो कौन सा वाला सही? ये चलो। तो 1962 में बना था इनकोस्पार और ये पहले एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में आता था, है ना। फिर इसको अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो स्पेस डिपार्टमेंट हो चाहे एटॉमिक, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु विभाग, ये किसी भी मंत्रालय में नहीं आते, सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। तो जब इनकोस्पार बना था ये परमाणु ऊर्जा विभाग में आता था, पर अलग से एक विभाग बना दिया स्पेस। तो इसरो के हेड कौन बन गए हैं? वी नारायणन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। इसरो का पुराना नाम इनकोस्पार। इनकोस्पार कब बना? 1962। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। चलो ये कौन है? ये CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ये नल्ला, और जो पहला विमेन आता है वो आता ही एग्जाम में। जैसे पूछेंगे पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला निदेशक, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की फर्स्ट। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, तो ये CSR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, पहला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पहली महिला आएगा मतलब वो एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, चलो। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में बना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। तो CSIR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और CSIR का क्या पूछेंगे? कब बना? 1942। तो CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, तो कलाई सेल्वी, तो कलाई सेल्वी तो याद हो जाएगी कि नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी आ जाए। इसरो के हेड कौन बने हैं? वी नारायण। और CSIR के हेड कौन बने हैं? ठीक, याद हो जाएंगे दोनों। इसरो कब बना था? 1969। CSIR कब बना? बहुत बढ़िया। अगला ये है वी कामत। ये है वी कामत और ये DRDO के हेड बने हैं। ये है वी कामत और ये DRDO के हेड बने हैं। तो आज की क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट पढ़ना, सारे इंडेक्स पढ़ना, सारे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ना, सारे कॉन्फ्रेंस पढ़ना, तो 3 या 4 क्वेश्चन पक्के केवल आज की क्लास से। बिल्कुल डल जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्लास खत्म होते ही सारे ग्रुप पे चली जाएगी, है ना। तो ये है DRDO के हेड वी कामत। 1958 में DRDO बना है, ठीक है, जिसका ध्येय वाक्य या मोटो जो लाइन है वो बलस्यम मूलम
विज्ञानम। तो ये पूछते हैं कि बलस्यम मूलम विज्ञानम किस संस्था का मोटो सेंटेंस या ध्येय वाक्य है। तो ये 1958 में बना है। सबकी डेट याद करते जाना। इसरो 1969, CSIR 1942, DRDO 1958। DRDO के हेड कौन बने? वी कामन। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। पूरा नाम क्या है DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो 3 याद हो जाएंगे। तो वी कामत किसके हेड बने हैं? नल्ला थंबी कलाई सेल्वी और वी नारायणा इसरो। याद हो गया यहां तक? चलो, ये है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, जिसका आपको CG करहाड़कर के नाम से मिलेगा। ये परमाणु इंदिरा परमाणु रिसर्च सेंटर के हेड बने हैं। बार्क के बाद जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बाद जो सबसे बड़ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो कलपक्कम तमिलनाडु। आपने सुना होगा कलपक्कम तमिलनाडु का जो वो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो 2 जगह है, कलपक्कम और कुड़नकुलम, दोनों रसिया की मदद से बना है। तो बार्क के बाद भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा सेंटर है वो इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा 1971 में ये बना है। इसके हेड हैं CG करहाड़कर, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर ये बने हैं इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेड। 1971 में सेंटर बना है और तमिलनाडु के कलपक्कम का इसका हेडक्वार्टर है। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी एटॉमिक एनर्जी सेंटर का बना है। हेड कौन है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। याद हो जाएगा। चलो, कल से है ना, कल से लग जाएगा क्लास, है ना। अच्छा, सोशियो का अब 2-3 दिन से इतने फंक्शन थे, हो नहीं पाए। चलो अगली बात करते हैं। ये उन्नी कृष्णन नैयर, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड है। ये है उन्नी कृष्णन नैयर। आप देखो साउथ इंडियन में ज्यादातर, आप देखो हेड देखो, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी वी नारायणा। तो साउथ इंडियन कितने शानदार है, तो है ना साइंस। तो उन्नी कृष्णन नैयर, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में जो सेंटर बना है उसको अब हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? विक्रम साराभाई। क्योंकि वो था स्पेस सेंटर तो हमने उसको बोल दिया विक्रम साराभाई, क्योंकि भारत में स्पेस के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? विक्रम साराभाई। इसलिए जो केरला के तिरुवनंतपुरम में, देखो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। इसरो का एक ब्रांच है, कौन सा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, जहां पूरे GSLV PSLV इन सब पे काम चलता है, वो कहां पर है? केरला का। तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर केरला तिरुवनंतपुरम। इस सेंटर के हेड कौन बन गए हैं? उन्नी कृष्णन नैयर। इसरो के हेड कौन बने हैं? वी नारायणा। क्लियर? चलो, 1963 में बना है। ठीक है, यहीं पर अपन ने पहला रॉकेट नाइक अपाचे का टेस्टिंग की थी। जो भारत का पहला टेस्टिंग हुई थी वो नाइक अपाचे, अमेरिका से मिला था वो। ठीक है, तो नाइक अपाचे यहीं इसी सेंटर पे ट्राई किया था। आपने एक फोटो देखी होगी, साइकिल से ले जा रहे सारे सेंटर, इसी रॉकेट नाइक अपाचे की फोटो। याद हो जाएंगे। तो नल्ला थंबी कलाई सेल्वी किसकी हेड बन गई है? CSR। वी नारायणा इसरो। उन्नी कृष्णन नैयर, ये तो देख के ही बता दोगे। चलो अब बात करते हैं संजय सिंघल, नॉट संजय सिंघानिया, संजय सिंघल। तो संजय सिंघल जी ये डायरेक्टर जनरल बने हैं SSB के हेड बने हैं संजय सिंघल। संजय सिंघल हेड बने हैं SSB के। संजय सिंघल SSB के हेड बने हैं। तो संजय सिंघल SS, वैसे याद कर लो, SS संजय सिंघल SSB के हेड बने। सशस्त्र सीमा बल। अब यहां इस पे आएंगे वापस, यहां समझते हैं। इंडिया और चाइना वॉर कब हुआ था? 1962। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में बना था। 1962 में जब भारत चीन का हुआ तो हमने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनको कवर करना शुरू कर दिया, और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उनको कवर करने के लिए हमने एक संस्था बनाई 1962 में,
इसे बोलते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो जब हमारा चाइना से युद्ध हुआ तो हमें समझ गए कि अलग से हमें नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री, क्योंकि सिक्किम के नाथुला जेलेपला से वो आया था चाइना, तो हमें समझ में आ गया वो सिक्किम मिक्किम सब प्रोटेक्ट करना है, आईटीबीपी। फिर हमें लगा कि नहीं नहीं यार, नेपाल को भी प्रोटेक्ट करना है और भूटान को। तो नेपाल और भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए 1963 में बना एसएसबी। तो नॉर्थ ईस्ट की सीमा को सिक्योर करने के लिए बना आईटीबीपी, नेपाल और भूटान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बना एसएसबी। 1962 में बना आईटीबीपी और 1963 में बना एसएसबी। दोनों की डेट अलग है और दोनों की बॉर्डर्स अलग है। इसके बाद 1965 में हमारा किससे युद्ध हो जाता है? पाकिस्तान से। तो जब पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे, उस समय बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश 71 में बना, तो जब 60 चलो अब आ रही, हाँ आ रही है वॉइस। तो 1965 में जब पाकिस्तान से वॉर हुआ तो हमने 65 में जहां जहां पाकिस्तान की सीमा थी वह हमने बना दिया बीएसएफ। तो बीएसएफ पाकिस्तान से युद्ध होने के समय 1965 में बनी। तो जहां जहां पाकिस्तान से बॉर्डर था वहां बीएसएफ। कब? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो हम लोग पहले से कोई तैयारी नहीं करते हैं, जब युद्ध हो जाता हम समझ में आ जाता है कि भाई कुछ करना है। तो 62 में युद्ध हुआ, आईटीबीपी बना। अगले साल नेपाल भूटान के लिए 63 में आईटीबीपी बना, वो सॉरी एसएसबी बना। और 65 में पाकिस्तान बॉर्डर जो अब बन चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश, कुछ दिनों में हो जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश और बलूचिस्तान बॉर्डर, है ना। तो ये बीएसएफ 1965 इंशाल्लाह, है ना, कभी तो होगा। तो इसका मतलब कब बना होगा एसएसबी? 1963। किसकी सीमा की रक्षा करता है? 90 भोपाल नहीं, नेपाल और भूटान, वो मिक्स हो गया ना, यहाँ भोपाल हो गया, तो भूटान और नेपाल दोनों मिला के भोपाल है। चलिए, जो करंट अफेयर पढ़ना है वो लिखना है, नहीं देख सकते हो, अगर देखे याद हो जाए, ये पीपीटी डल जाएंगे भी, है ना। तो संजय सिंघल किसके हेड बन गए हैं? एसएसबी। पर हमें सबके काम और कब कब क्या बना, तो सीमाओं की रक्षा कौन कौन सी? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ करती है, तो बीएसएफ करती है, आईटीबीपी करती है, एसएसबी करती है, असम राइफल करती है। चलो, तो ये है उमा कांजीलाल और ये इग्नू की वाइस चांसलर बनी है। उमा कामजी मतलब काम की बहुत, इग्नू में बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रही है, तो उमा कामजी या उमा कांजीलाल है और ये इग्नू की वाइस चांसलर बनाई गई है। ठीक है, अगर आप कुछ सालों का पैटर्न देखें तो महिलाओं की अपॉइंटमेंट पूछ रहा है वो, चाहे वो महिला राष्ट्रपति हो चाहे कोई महिला हेड हो, पूछ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये है उमा कांजीलाल। तो इसरो के हेड कौन बने थे? वी नारायणा। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड कौन बने थे? उन्नी कृष्णन नैयर। और सीएसआईआर की हेड कौन बनी थी? नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी, है ना। थाम्बी क्या? थाम्बी कलाई, है ना, कलाई थाम्बी, है ना। और इसके बाद एसएसबी के हेड कौन बने? संजय सिंघल। उमा कांजीलाल। इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ और आपके एग्जाम की तैयारी में इग्नू का बहुत बड़ा रोल है। जो ज्यादातर कंटेंट है मेरा वो इग्नू में से आता है। ठीक है, क्लियर, इतना याद हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डिप्टी बने, उप प्रमुख। तो आर्मी स्टाफ के चीफ डिप्टी चीफ बनाए गए। तो आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ, तो आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह के 2-3 बहुत योगदान है।
एक तो पुष्पेंद्र सिंह ने लीड किया है ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड। तो जब चाइना ने लद्दाख पे कब्जा, आपने सुना होगा 8 फिंगर्स, और झील सुनी होगी पेगोंग, पेगोंग झील। तो पेगोंग झील में जब चाइना ने अतिक्रमण किया, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया उसे बोलते हैं ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड। तो लद्दाख में जो पेंगोंग झील है उसमें चाइना के अतिक्रमण को हटाने के लिए जो ऑपरेशन चला उसको बोलते हैं ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड, जो अभी भी चल रहा है। उसको किसने लीड किया था? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, जिनको अभी आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ बनाए गए। इसके अलावा कश्मीर में जो आतंकवाद खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला है उसका नाम है ऑपरेशन रक्षक। ये भी पुष्पेंद्र सिंह जी ने ही ऑपरेट किया है ना। तो कश्मीर के आतंकवाद को साफ करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन रक्षक। तो पुष्पेंद्र सिंह जी, जो लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह जी है, इनके नाम पर 2 बड़े ऑपरेशन है। पुष्पेंद्र सिंह जी के नाम पर है एक ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड, है ना। कल से 2 क्लास है दिव्या जी, है ना, एक 7 बजे है और एक 10 बजे, 2 क्लास है कल से। तो आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ है, एक ऑपरेशन स्लो पार्ट। क्या 2-3 दिन आप लोगों के फंक्शन में छुट्टी चली गई तो बच्चा बड़बड़ा रहा है? अरे उन्हें तो ऑफलाइन वाले तो पार्टी कर लेते हैं, मस्ती कर लेते, उन्हें लगा बढ़िया। ऑनलाइन वाले सोचा अब हम क्या करें। चलो अब बात करते हैं तुहिन कांता पांडा। तुहिन कोई बिहारी होगा, है ना। तो ये सेबी के नए चेयरमैन के, तुहिन करीन है कुछ, है ना। तो तुहिन कांता पांडे, तो तुहिन कांता पांडे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड बने हैं। ये सेबी 1988 में बना। तो सेबी के नए चेयरमैन बना है तुहिन कांता पांडे। तो तुहिन कांता पांडे ये हेड बने हैं सेबी के, ठीक है, सेबी के। सेबी का फुल फॉर्म बता दोगे? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म बताओ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना? 1988। और इसका एक्ट कब आया? 1992। स्टैच्यूरी जो राइट मिला, पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया वो 1992। तो सेबी के हेड बने हैं तुहिन कांता पांडे। 1988 में बना है, 1992 में पार्लियामेंट ने एक्ट पारित करके कानूनी दर्जा, सांवैधिक दर्जा, स्टैच्यूरी स्टेटस दिया है। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तुहिन कांता पांडे, याद हो रहा है। तो पुष्पेंद्र सिंह जी क्या बन चुके हैं? आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ। अगला है संजय मल्होत्रा, आरबीआई के नए गवर्नर, क्योंकि शक्तिकांत दास बन चुके हैं पीएम सर के पर्सनल सेक्रेटरी। शक्तिकांत दास सेकंड सेक्रेटरी बने अभी। तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बन चुके हैं। आरबीआई कब बना था? 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949। तो आरबीआई बना था 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। नेशनलाइजेशन मतलब सरकार ने पूरा इसे अपने में लिया 49 में। तो आरबीआई बना था 35 में, क्लियर है ना, महामंदी की वजह से। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949। तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है। आरबीआई 1935 में बना क्योंकि दुनिया में जो महामंदी थी वो फैल रही थी, इसलिए रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन में आरबीआई बना। और 1949 जैसे हम आजाद हुए तो हमने इसको सरकारी बना दिया, मतलब नेशनलाइज कर दिया ना। जब किसी को प्राइवेट करते हैं तो बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया। चलिए, पहले गवर्नर जो आरबीआई के थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबर्न स्मिथ है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है, ठीक है, सीडी देशमुख। तो इतना पैसा आरबीआई में था कि सीडी में लगा के देखना पड़ा कि कहां कहां पैसा है, तो सीडी देशमुख। तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर हैं। आरबीआई 1935 को बना, 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। पहले जो गवर्नर थे अंग्रेज थे ऑसबर्न स्मिथ, और पहले इंडियन थे वो सीडी देशमुख। इतना याद हो जाएगा। अब ये सब पूछेंगे, टेंशन मत लो। ये बहुत चर्चा में चल रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, क्योंकि ये मां बहनों की वीडियो बाहर नहीं आने दे रहे। तो ये ज्ञानेश कुमार जी
और ये निर्वाचन आयोग के नए चीफ बने हैं। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 324, 324, क्योंकि 315 से 323 यूपीएससी है और 323 खत्म होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई 324। तो ईसीआई के नए हेड कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार जी। ये निर्वाचन आयोग के नए हेड बने हैं जो आर्टिकल 324 के तहत बने हैं। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। अगर आर्टिकल है संविधान में कोई तो वो संवैधानिक संस्था। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो अभी हाल में किसी राज्य ने लोकल चुनाव बैलेट पेपर से कराने का डिसीजन लिया है, कर्नाटका। अभी कर्नाटका में बैलेट पेपर से होंगे और उसका रीजन है कि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है और जो लोकल इलेक्शन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है ना। जो लोकल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो अपनी मर्जी से करा सकते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट नहीं है, वो कर्नाटक के स्टेट इलेक्शन कमीशन का, जो राज्यपाल नियुक्त करता है। कैसा नहीं है? तो ये आजकल आ रहा ना। तो ये ज्ञानेश कुमार जी ने नहीं बोला बैलेट पेपर्स होगा। तो हमारे नए जल्दी हमारे आरबीआई हेड कौन बन गए? जल्दी से आरबीआई हेड और ईसीआई हेड कौन बन गए हैं? ज्ञानेश। चलो, ये है श्रीमती रेखा गुप्ता जी। ये रेखा गुप्ता जी हैं। अभी हाल में इनके खिलाफ भी दिल्ली में अगर कोई सीएम बना है तो थप्पड़ उसे, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। तो ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। पहली मुख्यमंत्री महिला नहीं है। इनसे पहले शीला दीक्षित जी बन चुकी, उनसे पहले सुषमा स्वराज जी बन चुकी। तो ये रेखा गुप्ता जी हैं, ये दिल्ली की नई सीएम बन चुकी है। तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ये दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी, ये याद हो जाएगा। तो रेखा गुप्ता जी, क्लियर। ये है चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये एसबीआई के हेड बने हैं। तो चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, शेट्टियों पे बहुत पैसा है ना। शेट्टी मतलब जमींदार, पैसे वाले। चिल्ला, चिल्लर पे बात ही नहीं करते ना। तो चिल्ला, अब जो एसबीआई का हेड हो गया वो चिल्लर पे क्या बात करे। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? एसबीआई। उसके हेड बने हैं चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, तो ये श्रीनिवास है ना, ये चेयरमैन एसबीआई। एसबीआई 1921 में बना था, तब इसका नाम होता था इंपीरियल बैंक। तो 3 बैंक मर्ज करके बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 मर्ज करके बना इंपीरियल बैंक और इसको 1955 में किया नेशनलाइज और बन गया एसबीआई। तो जो आरबीआई था वो 35 में बना था, 45 में नेशनलाइज हुआ, 49 में, सॉरी 49। और जो एसबीआई है वह 21 में बना, मतलब एसबीआई बन पहले गया था 21 में, आरबीआई बना था बाद में 35, पर आरबीआई का नेशनलाइजेशन पहले हुआ 49, जबकि एसबीआई पहले बनने के बाद भी नेशनलाइजेशन बाद में हुआ। तो जो पहले बनेगा उसका राष्ट्रीयकरण बाद में होगा। आरबीआई बाद में बना 35 में, तो उसका नेशनलाइजेशन 49 में पहले हुआ। एसबीआई बन गया था पहले 21 में, तो उसका राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ। चलो, यहां तक याद हो गया। चलो, अब आशुतोष अग्निहोत्री जी, ये है आशुतोष अग्निहोत्री, और ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख बन चुके हैं। तो एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन के नए हेड, अनाज है ना। तो जब भूख की अग्नि है ना पेट में लगेगी तो अग्निहोत्री जी ही आपको अनाज देने वाले हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन में बना था एफसीआई। एफसीआई में स्वामीनाथन ने 2 काम करवाए हैं, एक एमएसपी शुरू करवाया है। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन में वो एमएसपी शुरू हुआ, उन्हीं के रिकमेंडेशन में एफसीआई बना। क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो अनाज इतना रखोगे कहां। तो जब पंजाब हरियाणा यूपी में हरित क्रांति हुई होगी तो इतना अनाज कहां रखोगे, तो उस अनाज को रखने के लिए बनी एफसीआई। तो आशुतोष अग्निहोत्री जी ये 1965 में जो एफसीआई बनी थी उसके अभी हेड बने हुए। ये जो आशुतोष अग्निहोत्री जो एफसीआई के हेड हैं, ये एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसकी सिफारिश पे बना है? स्वामीनाथन।
किसानों को एमएसपी का 50% मिलना चाहिए, ये किसकी रिकमेंडेशन है? स्वामीनाथन। ये कुछ छूट गया है? आशुतोष अग्निहोत्री, एफसीआई 1965। एमएसपी किसकी रिकमेंडेशन? स्वामीनाथन। एफसीआई बनना चाहिए, स्वामीनाथन। किसानों को एमएसपी का 50%, उसमें लागत का 50% प्रॉफिट में देना चाहिए, ये भी स्वामीनाथन। इसलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? अभी स्वामीनाथन जी को कोई पुरस्कार भारत सरकार ने दिया, भारत रत्न, कि उनके काम ऐसे है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो, तो ये कौन थे जो इसरो के हेड थे? इसरो के हेड कौन है? ये कौन है? नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी किसके हेड हैं? सीएस। और सीएसआईआर में भी क्या है? अच्छा, 3 क्लास वहां लिखी। अच्छा, ये सीएसआईआर की हेड है, पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? वी कामत किसके हेड बने हैं? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का पुराना नाम इनकोस पार। कब बना था इनकोस? सीएसआईआर कब बना? 1942। डीआरडीओ कब बना? 58। ये कौन है? करहाड़कर जी हैं। करहाड़कर, है ना, करहा रहे हैं क्योंकि परमाणु ऊर्जा में ड्यूटी लगी है, रेडियो एक्टिविटी डेली झेलनी पड़ती है। तो चंद्रशेखर सीजी करहाड़कर, तो जो एटॉमिक एनर्जी में काम करेगा वो डेली कराएगा, करहाड़कर। इंदिरा परमाणु ऊर्जा आयोग कहां पर है? कलपक्कम, तमिलनाडु। कब बना? 1971। तो 1971 में इंदिरा परमाणु ऊर्जा आयोग बना है, जो बार्क के बाद भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है। तमिलनाडु के कलपक्कम में सीजी करहाड़कर, चंद्रशेखर जी इसके हेड है। ये कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर काय के हेड है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? केरला के तिरुवनंतपुरम। तो इसरो की एक एजेंसी है विक्रम साराभाई, पूरा इसरो के हेड है वी नारायणन। उसकी एक एजेंसी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और उसके हेड कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर। आगे चल के जो विक्रम साराभाई का होता है वही फ्यूचर में इसरो का हेड बनता है, ध्यान रखना। जो नालसा का हेड होता है वही सीजीआई बनता है, क्योंकि जो एक सेंटर संभाल लेगा वो पूरा तो संभाल ही लेगा, ये पक्का। ये कौन है? ये सचिन सिंघल, संजय सिंघल, संजय सिंघल काय के हेड है? एसएसबी। एसएसबी कब बना था? कौन से बॉर्डर की रक्षा करता है? नेपाल और भूटान। ये कौन है? बहुत काम किए हैं, कांजी लाल काय की हेड है? इग्नू। ये कौन है? लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह काय के हेड है? आर्मी स्टाफ के डेप्यूटी चीफ। 2 ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड, ऑपरेशन रक्षक। रक्षक कैसे रिलेटेड है? कश्मीर के टेररिज्म से, और स्नो लियोपार्ड जो लद्दाख की पेगोंग झील है उसके चाइनीज अतिक्रमण से। ये कौन है? तुहिन कांता पांडा। तुहिन, है ना, तो तुहिन कांता काय के हेड हैं? से भी, ठीक है। तो तुहिन सबई तुहिन ने, ये कौन है? संजय काय के हेड हैं? भैया भैया लग रहे हैं, तुहिन और संजय जी। ये सेबी के हेड और ये आरबीआई के हेड। आरबीआई के पहले हेड कौन थे? ऑसबॉर्न, और पहले इंडियन सीडी। ये कौन है? काय के हेड है? कौन सा आर्टिकल? बहुत बढ़िया। ये कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता जी। काय की, कहां की सीएम बनी? दिल्ली की। ये कौन है? चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी काय के। ये कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री काय के हेड बने हैं? एफसीआई 1965। चलो जल्दी बताओ, नाम क्या है? पी नारायण काय के हेड है? काय कौन है? नल्ला तांबी कलाई सेल्वी काय की हेड है? कौन है? बी कामत किसकी है, किसके हेड है? डीआरडीओ।
चंद्रशेखर गौरी शंकर करायकर काय के हेड हैं? इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा आयोग। उन्नी कृष्णन नैयर काय के हेड हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। संजय सिंघल काय के हेड हैं? एसएसबी। उमा कांजीलाल इग्नू। पुष्पेंद्र सिंह लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह जी। क्वीन कांता पांडे काय के हेड है? से संजय मिश्र। दुनिया भर का ज्ञान बांट रहे हैं ज्ञानेशी। रेखा जी। चेल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी काय के हेड है? आशुतोष अग्निहोत्री। याद हो गया? चलो अभी सेकंड राउंड आएगा वापस, है ना। ये तो हो गए आधी नियुक्ति, है ना, आधी। चलो अब यहां से फिर से शुरू करते हैं। ये है अजय सेठ जी, इरडा के चेयरपर्सन, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इरडा। तो ये इरडा के हेड हैं, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये अजय सेठ सेठ जी हैं, पूरे गांव का इंश्योरेंस करते फिर रहे हैं अजय सेठ जी। अजय सेठ जी ऑनलाइन में याद होता जा रहा कि नहीं? ऑफलाइन में तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, एक पहले बोलता 10 बाद में बोल ही देते हैं, एक अजय बोलता बाकी सब सेठ तो बोल ही देते हैं। तो इरडा के हेड हैं अजय सेठ जी। तो इरडा के चेयरपर्सन बने हैं अजय सेठ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि जो किसान मानधन स्कीम है, जिसमें रिटायरमेंट में उन्हें 5,000 तक की मंथली पेंशन मिलेगी, वो इरडा से ही आएगी। और इन्होंने ही लेटर लिखा है भारत सरकार को कि ये मिलेगी 20 साल बाद। 20 साल बाद 5,000 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा बढ़ाई जाए। चलो याद हो गया अजय सेठ जी, ठीक है। तो पहले यहां पांडा जी थे, पांडा जी की जगह बन गए। इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 1999 में इरडा की स्थापना हुई थी। तो इरडा के हेड हैं अजय सेठ, याद हो जाएगा। चलो अगला सोनाली मिश्रा जी, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। पहली मतलब अंडरलाइन 2-3 स्टार जो भी तुम लगाते हो वो सब कर लो, जितनी साज सज्जा उस हेडिंग की करनी है कर लो, मेहंदी लगा लो, रंगोली बना लो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लो। तो पहली महिला, अभी अपन और भी कहीं पहली महिला डायरेक्टर जनरल पढ़ा है, नल्ला थम्बी कलाई सालवी, ये CSIR की पहली, तो इन्हीं में से कोई आएगा, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? सोनाली मिश्रा जी, याद हो जाएगा। तो सोनाली मिश्रा जी ये पहली महिला निदेशक है। इससे पहले अर्चना सुंदरम जी 2016 में SSB की बनी। तो जितनी भी आर्म्ड फोर्स है उसमें ये दूसरी महिला है जो किसी की हेड बनी। इससे पहले अर्चना, तो पहली महिला जो किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की हेड बनी थी वो कौन थी? अर्चना राम सुंदरम। जो किसकी हेड बनी थी? जिसके अभी हेड कौन बने हैं? संजय सिंघल। संजय सिंघल SSB के तो हेड बने हैं। तो पहली महिला महानिदेशक अगर किसी फोर्स की बनी थी तो अर्चना राम सुंदरम बनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बना है तो सोनाली मिश्रा। ये रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की हेड बनी। तो फोर्स में ये दूसरी महिला है जो डायरेक्टर जनरल बनी है, सोनाली मिश्रा जी। इससे पहले अर्चना राम सुंदरम बन चुकी है। दिनेश सर से बोल दो कमेंट्स का, है ना, जो आ रहे हैं। तुम दोनों मिलके क्या करते हो, बताते हो कि कमेंट पढ़ते हो? अरे तो वो कमेंट आया ना, दिनेश सर से पूछ लो। वी रामा सुब्रमण्यम, इनकी फोटो क्यों नहीं आई? लेट आई। चलो ये है वी रामा सुब्रमण्यम, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बनता है या जस्टिस बनता है। तो जज साहब ही मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। तो 1993 के एक्ट से एक आयोग बना था, मानव अधिकार आयोग, और उसके हेड बने हैं रामा सुब्रमण्यम। तो नारायणा इसरो के वी नारायणा और वी रामा सुब्रमण्यम ये NHRC के हेड है। तो वी नारायणा अलग है और वी रामा सुब्रमण्यम अलग है। वी नारायणा इसरो के हेड है और वी रामा सुब्रमण्यम ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड है। क्लियर? तो 2 भी याद हो जाएंगे। NHRC 1993 के एक्ट से बने। चलो ये है देवाजीत सेकिया, BCCI के जो नए सचिव हैं, और BCCI के अभी अध्यक्ष रोजर बिन्नी साहब हैं, जो किसके पापा हैं? स्टुअर्ट बिन्नी।
तो बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अच्छा, अभी कौन बन गए? मोटे मोटे से भी कर, तो देख लेंगे ना। वैसे तो बिन्नी साहब थे, राजीव शुक्ला इंटरिम बने होंगे वो। चलो, तो देवाजीत सेकिया है बीसीसीआई सेक्रेटरी। अभी तक तो बिन्नी साहब थे, अभी नया कोई आए नहीं। तो देवाजीत सेकिया किसके सेक्रेटरी बने हैं? बीसीसीआई के। चलो, याद हो गया। चलो, ये है राजेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआरपीएफ। एसएसबी के कौन बने थे? संजय सिंघल। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कौन बनी थी? सोनाली मिश्रा। कुछ खास था सोनाली मिश्रा? पहली महिला महानिदेशक आरपीएफ की सोनाली मिश्रा जी। जबकि राजेंद्र प्रताप सिंह, कोई पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी भी बने थे कुछ, आर्मी स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बने। ये है राजेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ 1939 में बना था क्राउन के नाम से। ठीक है, तो पहले ये बना था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और 10 साल बाद 1949 में बन गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो 1939 में आंदोलनों को कुचलने के लिए बना था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। क्राउन मतलब महारानी। तो सीआरपीएफ बना था 1939 में, नीमच में बना था। सीआरपीएफ की स्थापना कहां हुई थी? नीमच में। और उसका नाम तब क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1949 में। तो आजादी के पहले ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव थी, आजादी के बाद बन गई है सेंट्रल रिजर्व। तो जब भी मैच होता है यही आते हैं, जब भी चुनाव होते हैं यही आते हैं, जब भी दंगे, ये रिजर्व है। रिजर्व इनका कोई काम नहीं है जब तक शांति है। ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस। रिजर्व पुलिस मतलब कभी भी दंगे होंगे, ये रिजर्व की पुलिस एक्स्ट्रा उतार दो। कहीं मैच चल रहा है, नेताजी की रैली है, जैसे अभी बिहार में चुनाव में रैली चल रही, तो ड्यूटी कौन कर रहा होगा? सीआरपीएफ। चुनाव होंगे तो ड्यूटी कौन करेगा? तो एक्स्ट्रा पुलिस है, क्योंकि अगर थाने की पुलिस को लगा दिया तो फिर क्राइम कौन देखेगा? तो सीआरपीएफ का काम है देश की इंटरनल व्यवस्थाओं को संभालना। सीआरपीएफ के हेड कौन बन गए? राजेंद्र प्रताप सिंह। तो एसएसबी के हेड याद कर लेना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के याद कर लेना, और सीआरपीएफ। 3 आर्म फोर्सेज इनके अभी हेड बने हैं। चलो, ये फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये हर्षवर्धन अग्रवाल जो फिक्की के नए अध्यक्ष बने। फिक्की प्राइवेट बिजनेसमैन का एक ग्रुप है, ठीक है। फिक्की प्राइवेट जो जितने भी कंपनियां उनका है, 1927 में बना था। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, नॉट हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला है अपने सिविल सर्वेंट है, हाँ, G20 वगैरह में हेड थे, अब तो उन्हें और कोई पोस्ट मिलेगी हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो ये फिक्की, ये हर्षवर्धन अग्रवाल है। फिक्की कब बना था? 1927। फिक्की की स्थापना हुई थी 1977। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऐसा करके पूरा बना। तो जितने भी व्यापारी हैं, कंपनी बिरला, टाटा, इनका ग्रुप है फिक्की। 2 ग्रुप, एक CII है और एक फिक्की है। फिक्की कब बना? 1927 में। और फिक्की के हेड कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। आई थिंक ये इमामी ग्रुप के होंगे शायद। अगला ये है भारतीय अदरक, नहीं हल्दी, पल्ले गंगा रेड्डी। तो ये पल्ले अभी भारत में पहली बार बना इस साल हल्दी बोर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंडियन टर्मरिक बोर्ड अभी 2025 में ही बना, और उसके पहले अध्यक्ष बना पल्ले गंगा रेड्डी। तो हल्दी रेड्डी, इनको हल्दी लगाने की जरूरत है फिलहाल, है ना। तो ये पल्ले गंगा रेड्डी, हाँ, तो ये हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी। सरकार किनकी है? बोर्ड कुछ भी बनेगा। अब तो उनके पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा था, इन्हें काय का अध्यक्ष बना दे। तो उन्होंने कहा एक नया हल्दी बोर्ड बना है तो इनको बना दो। तो पल्ले गंगा रेड्डी वही हो गए, ठीक है। तो अब डेली कोई आ ही जाते होंगे कि सर हमें भी तो कहीं के अध्यक्ष बनाओ, तो उन्हें कुछ दिमाग में पल्ले पड़ नहीं रहा होगा, बोले तुम जाओ। तो वैसा मैंने डेली हल्दी लगानी और डेली गंगा में नहाना है और कुछ नहीं। तो पल्ले गंगा रेड्डी ये किसके अध्यक्ष बन गए हैं? राष्ट्रीय, याद हो जाएगा। ये बहुत सीरियस पर्सन है, के संजय मूर्ति, कैग। तो भारत के कैग, नंबर याद नहीं है अभी, 51 92 जो भी अभी देखेंगे। तो भारत के नए कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति ये भारत के नए कैग। भारत के नए RBI कौन बने थे?
वो संजय मल्होत्रा। हाँ, और ईसीआई के हेड कौन बने हैं? ज्ञानेश। तो चुनाव आयोग के हेड बने ज्ञानेश, आरबीआई के हेड बने हैं संजय मल्होत्रा, और कैग कौन बने? संजय मूर्ति। आर्टिकल कौन सा है कैग का? 148 से 51 तक सब है, जिसमें अपॉइंटमेंट 148 है। तो कैग के जो आर्टिकल है वो 148 से 151 तक है, जिसमें जो अपॉइंटमेंट वाला है वो, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि फंक्शन वाला आर्टिकल कौन सा है, 149। सब लोगों ने 148 48 लगाए थे उस समय, ठीक है। तो इसका आर्टिकल है 148 नियुक्ति का। तो कैग के हेड बन गए हैं के संजय मूर्ति, ठीक है। तो इनका काम है भ्रष्टाचार को देखना, ना कि मूर्ति जैसे बने रहना, ठीक है। कैग ही अगर मूर्ति बन गया तो वो काम चलेगा नहीं, है ना। चला, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है श्री अमित गर्ग जी। ये वल्लभ भाई पटेल, आईपीएस की ट्रेनिंग कहां होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, ठीक है, एकेडमी। और इसके हेड बने हैं अमित गर्ग। तो आईपीएस की ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग कहां होती है? लाल बहादुर शास्त्री मसूरी। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कहां होती है? इंदिरा गांधी देहरादून। तो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट, इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून के इंदिरा गांधी सेंटर में। जो आईएएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में, और जो आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां होती है? हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। आपने एक मूवी रामचरण तेजा की देखी होगी, वो एकेडमी का एक सीन दिखाया जाता है। एकेडमी से लोग रात को कूदते हैं, क्राइम को सॉल्व करते हैं, एक देखा होगा ना। वाह, ऐसी ये भी याद करना, जैसे मूवी याद कर ली है ऐसी ये भी याद करना। तो ये है अमित गर्ग, तो ये है अमित गर्ग जी, और ये सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी हैदराबाद के हेड है। ये आईपीएस को ट्रेन करते हैं, मतलब जैसे वो नहीं मोहब्बतें अमिताभ बच्चन थे उनके अंडर में थे, ऐसे इनके अंडर में पूरे आईपीएस है। ये है भल्ला जी, ये मणिपुर के राज्यपाल। देखो राज्यपाल याद नहीं करना, पर मणिपुर लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो मणिपुर में अजय भल्ला जी को बनाया गया, और ये आईएएस है, ध्यान रखना। अजय भल्ला जी ये आईएएस है, कोई पद इनके पास रहा है। सरकार अगर किसी आईएएस को रिटायरमेंट के बाद पद दे रही है तो समझ जाओ कि उसने अपना पूरा जीवन बहुत ईमानदारी से काम, हाँ। तो ये अजय भल्ला राज्यपाल अगर बन रहे हैं, हाँ समझ, हाँ। तो ये अजय भल्ला जी आईएएस है, और मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये कोई हेड वेड बने हैं किसी चीज के, और आफ्टर इनकी रिटायरमेंट अब ये गवर्नर बना दिए गए। तो होगा अजय भल्ला के, मैंने कई 2-3 बार नाम सुना, इतना तो पता है वो आईएएस है। तो मणिपुर के राज्यपाल की नियुक्ति 155 में की जाती है। राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है वो किस आर्टिकल से की जाती है? 155। राज्यपाल को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? राज्यपाल को हटाने का आर्टिकल समझाओ। राज्यपाल इकलौता संवैधानिक पद है जिसको हटाने की कोई व्यवस्था, ये राष्ट्रपति के विवेक शक्ति पर ही निर्भर, मतलब हाँ, कभी भी राष्ट्रपति बिना किसी कारण के बोल सकता है कल से ऑफिस ना आना, खत्म, इतना ही है। तो सबसे कमजोर अगर मुझसे कोई पूछा जाए पूरे संविधान में, यूपीएससी यूपीएससी चेयरपर्सन के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए, कैग वैग हटाने के लिए 2/3, महाभियोग जैसी, इनको हटाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। ये है विश्वास पटेल, चेहरा ऐसा है कि देख के विश्वास हो जाए। ये नेशनल मेडिकल, पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पर हमने 2019 में एक एक्ट लाए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई खत्म कर दी। अब भारत में एमसीआई नहीं चलती, अब एनएमसी चलती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो हमने एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया, किस एक्ट के द्वारा? नेशनल मेडिकल कमीशन 2019। और ये कि अब शायद जनता का स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास होगा, ये सोच के। उसी एनएमसी के हेड कौन है? विश्वास पटेल। तो अब शायद अपन को विश्वास करें कि शायद अब अस्पताल, सरकारी दवाइयां, ये सब सही हो जाए। तो विश्वास पटेल नेशनल मेडिकल काउंसिल के हेड है। ये कोई नई संस्था नहीं है, जो पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसी को समाप्त करके क्या बना दिया? एनएमसी। चलो, ये है अजय सिंह, भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये अजय सिंह, पता नहीं ये फोटो इनकी है कि नहीं, तो स्पाइस जेट के बगल में रखे हुए हैं, ठीक है। तुम तो इतना याद रख लो कि बॉक्सिंग फेडरेशन के हेड कौन है? अजय सिंह। ये फोटो मैं चेक नहीं कर पाया, चलो। तो अजय सिंह भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अजय सिंह।
तो भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ठीक है, तो बॉक्सिंग तो अपन उसी को हेड बनाएंगे ना जो कभी ना हारा हो, हमेशा अजय रहा हो, है ना। तो ऐसे ही अपन को हेड चाहिए, बॉक्सिंग में उतरे हो बस जीते जाए, अजय। चलो अगला है अनीस दयाल सिंह, ये डिप्टी नेशनल एडवाइजर, तो राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा सलाहकार कौन है? हाँ, उनको कोई हिला ही नहीं पा रहा उस पोस्ट से, 80 के हो चुके हैं, है ना। तो राष्ट्रीय के डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर कौन बन गए हैं? अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके हैं। राष्ट्रीय उप सुरक्षा, आर्मी स्टाफ के डेप्यूटी चीफ कौन बने थे? पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह, और ये अनीस दयाल सिंह। तो अनीस दयाल सिंह बने हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी तो वापस आएगा। चलो ये है रजित पुन्हानी, ये एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एफएसएसआई के हेड, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के हेड कौन है? रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी ये एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 के एक्ट से बनाई गई थी। ये किस एक्ट से संस्था बनी थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 के एक्ट से बनाई गई थी। तो एफएसएसआई के हेड कौन बन गए? रजित। तो रजित पुन्हानी जी, तो रजित पुन्हानी जी एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के हेड बन गए, वो संस्था के। ये एक्ट कब आया था? 2006 में। क्लियर हो गया? रजित पुन्हानी। अगला पराग जैन, ये रॉ के हेड बन गए। तो रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? पराग जैन। तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड है पराग जैन। तो पराग जैन ये रॉ के नए हेड बन गए हैं। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये 1968 में बना था। 58 में कौन सी संस्था बनी थी? डीआरडी। तो 58 में डीआरडीओ, 68 में रॉ। तो रॉ के हेड बन गए हैं पराग जैन जी। तो रॉ के हेड पराग जैन जी बन चुके हैं, पराग जैन जी। अगला खो खो, खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। तो सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये कह रहे पंकज सर से पूछे ना एप्पे टेस्ट डल गया कि नहीं डल गया, पंकज सर को फोन लगा लो। तो सुधांशु मित्तल जी किसके अध्यक्ष बन गए हैं? खो खो फेडरेशन। खो खो फेडरेशन याद कर लो भैया, इसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। तो खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु मित्तल कैसा, मुख्यालय कहां पर है? हाँ, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कहां है। ये है भारतीय नौसेना की पहली हेड। तो भारतीय नौसेना को पूरी आस्था है कि इनकी लड़ाकू पायलट बढ़िया बनेंगे। हाँ, तो ये है आस्था पुनिया जी, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर। हाँ, क्या ऑनलाइन तो डाल दो, बच्चों के मैसेज आ रहे, और डेली टाइम से डलना है 5:30 पे। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर, नौसेना की बोल रहे, एयरफोर्स की नहीं बोल रहे, इंडियन नेवी की फर्स्ट जो विमेन फाइटर है पायलट, वो कौन है? आस्था पुनिया जी। क्लियर? अब बात करते हैं जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई, सीजीआई ऑफ इंडिया। तो भारत के 52वें सीजीआई जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। तो जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, और ये सीजीआई किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति है? 124। कैसा? तो ये कौन है?
नहीं, इसी में 124। और हाई कोर्ट कौन सा है? 217। तो 124 में इनकी नियुक्ति की बात की गई है। 124। चलो, 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात की गई है, जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो भारत के नए सीजीआई कौन बन गए हैं? ईसीआई कौन बने थे? ज्ञानेश। आरबीआई कौन बने? संजय मल्होत्रा। कैग कौन बने? संजय मूर्ति। तो 124, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के अलग। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? फर्स्ट सीजीआई कौन बने थे? तो हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया ये भारत के पहले सीजीआई थे। भारत के पहले मुस्लिम सीजीआई कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, जो हाँ मध्य प्रदेश के पहले सीजीआई थे। तो ये पहले हरिलाल कानिया। इतना तक याद हो गया। चलो अब फोटो पहचानो, कौन है ये? अजय सेठ किससे रिलेटेड है? एडा बीमा। सेठ जी हैं पूरे गांव के, पूरे गांव का बीमा कर देंगे। ये कौन है? सोनाली मिश्रा। काय की? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सोनाली जी, ये कौन है? बी रामा सुब्रमण्यम। किसके हेड है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की। कब बना था फिक्की? 1927। पल्ले गंगा रेड्डी किसके हेड है? हल्दी बोर्ड। के संजय मूर्ति कैग। ये कौन है? भल्ला, श्री अजय भल्ला जी। कहां के राज्यपाल? अमित गर्ग, पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। विश्वास पटेल। विश्वास किस चीज का विश्वास? हेल्थ का। नेशनल मेडिकल काउंसिल के हेड विश्वास पटेल। अजय सिंह, बॉक्सिंग। अनीस दयाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी, है ना। रजित पुन्हानी, एफएसआई। रजित पुन्हानी है। पराग जैन, रॉ के हेड। सुधांशु मित्तल, खो खो। आस्था पुनिया, गवई जी। चलो, इतना याद हो जाएगा। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अपनी। चलो बस लास्ट और बता दो, ये कौन है? बी नारायणा, काय के हेड है? कौन है? नल्ला तांबी कलाई सेल्वी, काय की हेड है? काय की हेड है? चंद्रशेखर गौरी शंकर कराहेडकर, इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा आयोग। उन्नी कृष्ण नैयर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। संजय सिंघल, काय के हेड है? एसएसबी, संजय सिंघल बोर्ड, है ना, बोर्ड। उमा कांजीरा, काय की हेड है? इग्नू। उसमें लेफ्टिनेंट आर्मी स्टाफ के डेप्यूटी चीफ। तुहीन कांता पांडा, तुहीन कांता सेवी, तुहीन। चलो, ये कौन है? संजय मल्होत्रा, आरबीआई के ईसीआई। चेल्ला श्रीनिवासलू, आशुतोष अग्नि, पेट की अग्नि, एफसीआई फूड, फूड कॉर्पोरेशन। अजय सेठ, अजय सेठ, हाँ अजय सेठ। ये फोटो याद हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्लास में वापस पूरा एक बार फिर से पूछेंगे, और अगली करंट की क्लास में केवल फोटो रहेगी, आपको बताना पड़ेगा कौन है ये। तो वैसे याद करना जैसे तुम्हारे फूफा हो, मौसा हो, चाचा हो, ऐसे अपन को बताना। चलो, अब ये हो गए मेजर अपॉइंटमेंट्स लगभग लगभग।
एक दो जो छूटा होगा दोबारा सेकंड राउंड में कराएंगे। अब अपन को पढ़ना है जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 2024-25 में, वो अपन को पढ़ना है। यहां तक याद हो जाएगा तो अपन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब रिवाइज करेंगे तो पूरा परमानेंट हो जाएगा। फिर तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कौन किसका आंसर हो सकता है। चलो, अब हमें पढ़ना है सम्मेलन। कौन कौन से? तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो ब्रिक्स सम्मेलन। ट्रंप ने भी पोस्ट करनी पड़ी। ट्रंप ने पोस्ट किया और फोटो लगा दी तीनों की कि हमने रूस और भारत को किसके हाथों खो दिया? चाइना। वी लॉस्ट इंडिया एंड रसिया इन द हैंड्स ऑफ चाइना। ये पोस्ट आई अभी। तो अभी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? एससीओ की। अच्छा, एससीओ चाइना वाली। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो ब्रिक्स सम्मेलन इस साल कहां हुआ है? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। अगला जो ब्रिक्स होगा 18वां, वो लिख देना भारत में होगा। 2026 का जो ब्रिक्स होगा वो भारत हो। 25 का जो ब्रिक्स हुआ है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अगला जो 18वां होगा वो भारत में होगा। 2026 में जो ब्रिक्स होगा वो कहां पर होगा? भारत। तो क्योंकि भारत में होने वाले सम्मेलन पूछता है, तो इस साल वाला हुआ है ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। अगले साल होगा ब्राजील। हाँ, इसकी जो थीम थी वो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो समावेशी, क्या कह रहे हैं? चलो, अब नहीं चलता, तोड़ दिया इसको। हाँ, समावेशी और सतत, वो अच्छा था, बच्चों को याद हो जाता था सीक्वेंस। अब नहीं है। समावेशी और सतत शासन हेतु, प्रशासन हेतु वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त करना, ये इसकी थीम है। मतलब ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना, क्योंकि साउथ के देश कमजोर है। ऊपर के तो यूरोप अमेरिका मजबूत है, नॉर्थ के। तो हमें क्या करना है? ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। क्योंकि भारत भी कहाँ है? साउथ में। चाइना भी कहाँ पर है? साउथ में। ब्राजील भी कहाँ पर है? साउथ में। अफ्रीका कहाँ पर है? साउथ में। बस रूस ऐसा है जो ऊपर है। तो ब्रिक्स की जो थीम है वो याद कर लेना, ठीक है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहा हुआ? ब्राजील। 26 में कहा होगा? भारत। ब्रिक्स की थीम क्या है? ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को और मजबूत करना। ब्रिक्स में जो इस बार खास हुआ है वो किसने ज्वाइन कर लिया है? इंडोनेशिया। 2025 के सम्मेलन में किस देश को ब्रिक्स का पूर्ण मेंबर, फुल मेंबर बनाया गया है? इंडोनेशिया। कुल 11 अब मेंबर हो चुके हैं। पहला साउथ ईस्ट एशियन स्टेट है, पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में 2025 में इंडोनेशिया शामिल हो चुका। तो पूछा जाएगा जो अभी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स हुआ है उसमें किस देश ने मेंबरशिप ले ली है? इंडोनेशिया। और ये साउथ ईस्ट एशिया, वो आसियान वाले देश याद है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उनमें से ये पहला देश है। तो पहला देश तो अपन तोड़ लिया है, ले आया। ठीक, अर्जेंटीना को ऑफर दिया, उसने मना कर दिया। सऊदी अरब ने कहा विचार कर रहे हैं। इंडोनेशिया हो गया। कुल 11 देश हो चुके हैं। 11 देशों ने मेंबरशिप ले ली है। 11वां और हाल में ही रिसेंटली कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। बाकी सबने 2023 में ली थी। तो ब्रिक्स का ये विस्तार कर रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं। तो अभी ब्रिक्स का 11वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। याद कर लेना कि अभी जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें नया मेंबर कौन है? इंडोनेशिया। और टोटल मेंबर कितने हो गए? 11। अगला सम्मेलन है 28th ई गवर्नेंस सम्मेलन। इसकी थीम पूछ सकते हैं विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिविल सर्विस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस बार के ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। तो इस बार का जो ई गवर्नेंस है वो कहां हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और उसकी थीम है विकसित भारत के लिए क्या जरूरी है? सिविल सर्विस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्वेश्चन टफ बन रहे हैं वो है थीम पर। हर सम्मेलन की थीम पूछी जा रही है, आपको थीम याद करना ही करना है। तो विकसित भारत, विकसित भारत के लिए क्या करना पड़ेगा? सिविल सर्विस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सारी सेवाएं अब डिजिटल करेंगे। ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां हुआ? विशाखापट्टनम,
याद हो जाएगा। तो ब्रिक्स कहां हुआ था? ब्राजील के रीड जेनेरो। अगला ब्रिक्स कहां होने वाला? 26 वाला भारत। इसके बाद ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत तब होगा जब सिविल सर्विस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगला सम्मेलन है बोन क्लाइमेट। मत याद करो, बोन बोन में ही हुआ, जर्मनी की, मत याद करो। अगला संयुक्त राष्ट्र महासागर ओशियन कॉन्फ्रेंस, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये फ्रांस के पेरिस में हुआ, लिख देना पेरिस। और महासागर किस एसडीजी से मिलता है? 14 एसडीजी पढ़ने हैं पूरे 17। तो महासागर लाइफ अंडर द वाटर कौन से नंबर पे आता है? 14। तो थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, महासागरों पर जो तीसरा सम्मेलन है, इससे पहले एक 17 में हो चुका है, एक 22 में हो चुका है, 2 हो चुके, ये तीसरा। एक 17 में पहला हुआ था, दूसरा 22 में, ये तीसरा है। ये पेरिस में हुआ, पेरिस, फ्रांस के ब्रैकेट में लिख देना पेरिस। हो सकता है ऑप्शन में कंट्री वाइज ना है, सिटी वाइज आ जाए, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, बोन, तो पेरिस लिख देना। और इस बार की थीम थी एक्सिलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। तो समुद्रों का, महासागरों का क्या करना है? सस्टेनेबली यूज करना है। इसके लिए सभी हितधारक, सभी एक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा। तो महासागरों का सतत रूप से उपयोग करना है और जितने हितधारक हैं उनको एक लाना, मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स, स्टेक होल्डर्स। तो सारे स्टेक होल्डर्स जो महासागरों से फायदा लेते हैं उनको एक जगह लाना। तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ये इस बार फ्रांस के पेरिस में हुई, ये तीसरे नंबर की है और इसकी थीम है कि समुद्र के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। देखो भारत के जहाज भी जाते होंगे इंडियन ओशन से, चाइना के भी जाते हैं, अमेरिका भी अटलांटिक पैसिफिक से जाता है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया, तो जितने लोग हैं यूज करते हैं, अब सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसकी थीम कहां हुआ? थर्ड ओशन कॉन्फ्रेंस, फ्रांस के पेरिस। अगला है बिम्सटेक शिखर सम्मेलन। तो ये जो बिम्सटेक शिखर सम्मेलन है इस बार थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। बिम्सटेक, इसका फुल फॉर्म लिख लो, बे ऑफ बंगाल। बिम्सटेक जो संस्था है इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल। इसका शुरू से ऐसा नाम नहीं था, वो तो मजबूरी में रखना पड़ा। लिख लो फिर इसका बताते हैं। बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, एम फॉर मल्टी, एस फॉर सेक्टोरल, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिक और सी फॉर कॉर्पोरेशन। तो बिम्सटेक की जो मीटिंग हुई है इस बार वो हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत इसका मेंबर इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो बिम्सटेक का जो सम्मेलन हुआ है वो बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। देख लिया। तो पहले क्या 1998 में क्या हुआ, 7 में 3 आए थे, 3 ही 4, बिस्ट, भारत, वो मतलब भूटान सॉरी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो पहले बिम्सटेक नाम ही नहीं था, इसका नाम था बिस्ट। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, पहले 4 थे। 1997 में ये बना, जून 1997 में। दिसंबर में आ गया म्यांमार। तो जैसे ही म्यांमार आ गया तो बी आई के बाद एम और लगाना पड़ेगा। तो जो बिस्टेक था वो क्या बन गया? बिम्सटेक। कि भाई ये तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड और इकोनॉमिक कॉपरेशन बन जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो 4 देशों ने 1997 में शुरू किया। 4 देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और 97 में ही कौन आ गया? म्यांमार। तो जैसे ये आ गया, अब बिस्टेक क्या बन गया? बिम्सटेक। बिम्सटेक मतलब बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन। 97 में फिर आ गए, 5 में म्यांमार, फिर 2004 में 2 और आ गए, नेपाल और भूटान। तो इन्होंने कहा बार बार तो नाम बढ़ाते नहीं रहेंगे, एन बी ये कहां डालेंगे, सच इसका नाम ही रख दो, बे ऑफ बंगाल कॉपरेशन, मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन। तो इसका जो नाम शुरू हुआ था वो देशों के नाम पर हुआ। फिर एक देश आया, पहले था ये बिस्टेक, फिर आया बिम्सटेक, फिर आ गए नेपाल, भूटान। तो इन्होंने कहा भाई अब छोड़ो।
तो पहले 4 थे, BIST, फिर 5 हो गए BIMST, फिर 2 और हो गए नेपाल भूटान, तो 7 हो गए बिम्स्टेक। इस बिम्स्टेक का इस बार 2025 में सम्मेलन कहां हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक। याद हो जाएगा, संस्था का इतिहास समझ में आ गया कैसे क्या बनी है। अगला, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद को फंडिंग ना हो, इस पर कॉन्फ्रेंस हुई है जर्मनी के म्यूनिक में। म्यूनिक, तो जर्मनी के म्यूनिक में नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद, देखो फंडिंग नहीं होगी, टेररिज्म वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉम्ब, हथियार और जो ह्यूमन बॉम्ब बनते भी, आतंकवादी बनते भी, उनको भी अच्छा खासा पैसा गरीबों को लिया और थोड़ा धर्म को लेकर चढ़ा दिया और परिवार को अच्छा पैसा दे दिया। गरीब आदमी को लगता है अगर मैं मर जाता हूं और मेरा पूरा परिवार अमीर हो जाता तो क्या दिक्कत है, वैसे गरीबी में मर ही रहे। फंडिंग की वजह से चल रहा। कश्मीर में जो पत्थरबाजी चल रही, कैसे चल रही? फंडिंग से ही तो चल रही। इतना आदमी को फुर्सत थोड़ी है, आदमी को डर और लगता है कि जेल वेल चले गए तो कौन छुड़ाएगा, वहां फंडिंग है पूरी, जमानत करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो टेररिज्म कब बंद होगा? जब फंडिंग। तो नो मनी फॉर टेरर, ये सम्मेलन कहां हुआ? जर्मनी के म्यूनिक में। याद हो जाएगा। और इस तरह के ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये नए नए तरह के सम्मेलन है। अगला है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये ओमान के मस्कट में हुआ। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ओशन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन की कहां पर हुई है? फ्रांस के पेरिस में, वो तीसरे नंबर की थी। तो फ्रांस के पेरिस में महासागर सम्मेलन और ओमान के मस्कट में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो भारत हिंद महासागर का जो सम्मेलन है वो ओमान के मस्कट में हुआ। तो दो अलग अलग है, इंडियन ओशन अलग है और ओशन अलग है। इंडियन ओशन हुआ है ओमान के मस्कट में और यूनाइटेड नेशन ओशन हुआ है फ्रांस के पेरिस में। इसका जो थीम है वो है वॉयज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, समुद्री साझेदारी। उसकी थीम क्या थी? समुद्र के सतत संरक्षण के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना। ये क्या है? समुद्र साझेदारी, सारे देश अब पार्टनर होंगे, मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो वॉयज, वॉयज मतलब रास्ता। तो इसकी थीम है नई समुद्री साझेदारी के लिए नया मार्ग, क्षितिज, न्यू हॉरिजॉन्स। तो ये कहां पर हुआ है? ओमान के मस्कट। तो ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो। नो मनी फॉर टेरर कहां हुआ है? ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां हुआ? आंध्रा के विसा। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? फ्रांस के पेरिस में। बिम्स्टेक कहां हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला ब्रिक्स कहां होगा? इंडिया में। और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट। अगला फर्स्ट एशियाई बुद्धिस्ट समिट। तो प्रथम है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के नई दिल्ली में प्रथम एशियाई, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। प्रथम बौद्ध, एशियाई बौद्ध, तो एशिया के जितने बुद्धिज्म मानने वाले हैं उनका प्रथम सम्मेलन याद करना है, कहां हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, याद हो जाएगा। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली। इसकी जो थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, तो जो बुद्ध का धम्म है वो एशिया में मजबूत करना है, ये इनकी थीम है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बुद्ध धम्मा। तो बुद्ध का जो धम्म है वो हमें एशिया में मजबूत करना है, इस प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम है। याद हो जाएगा, अभी वापस पूछेंगे सारा ना, इस बात घर पे एक बार जाके देख ले कंप्लीट। अगला है COP29, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तो अजरबैजान के बाकू में क्लाइमेट चेंज से जुड़ी COP29, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन की 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहां हुई है? अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू में हुई है ये COP29, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं
कि जो सीओपी है वो एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था? 1990। तो 1992 में एक समिट हुआ था, रियो समिट, अगर याद हो, अर्थ समिट। वह एक संस्था बनी थी यूएनएफसीसीसी। और इसने कहा कि हम हर साल क्या करेंगे? एक सीओपी करेंगे। और कब से सीओपी चल रहा है? 1995, जर्मनी में हुई थी पहली। तो सीओपी 1995 से शुरू हुई है। इस बार कौन सी सीओपी है? 29। कहां हुई है? अजरबैजान बाकू। तो ये सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सी संस्था कराती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। मतलब पक्का ये किस टॉपिक से जुड़ी होती होगी? क्लाइमेट चेंज। जब संस्था का नाम ही क्लाइमेट चेंज है तो ये सीओपी किसकी हो रही? क्लाइमेट चेंज। तो सीओपी 29 अजरबैजान के बाकू में। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें जो 100 अरब डॉलर की फंडिंग थी, ठीक है। अच्छा, अगला लिख लो, सीओपी 30 कहां होगा? बेलम, ब्राजील। बेलम है, बलम नहीं है वो, हाँ बेलम। तो ब्राजील में अगला होगा बेलम, सीओपी 30। तो अगला जो 30वां सम्मेलन क्लाइमेट चेंज का होगा वो ब्राजील में, सीओपी 30। 29वां कहां हुआ है? अजरबैजान बाकू, ठीक है। अगला होगा बेलम, ब्राजील। इसमें एनसीक्यूजी फंडिंग के लिए बात हुई है और बोला कि पहले क्या था? 100 अरब डॉलर की बात हुई थी। इस अजरबैजान में क्या डिसाइड हो गया? अब 100 अरब डॉलर नहीं, अब हम क्लाइमेट चेंज के लिए कितना उठाएंगे? 300। और उसको बोला जाएगा एनसीक्यूजी, न्यू, एन मतलब न्यू, कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन फाइनेंस। तो पहले फाइनेंस का लक्ष्य था 100, अब हो गया न्यू कलेक्टिव, एनसीक्यूजी। तो अजरबैजान बाकू में अगर पूछा जाए खास क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एनसीक्यूजी का कॉन्सेप्ट आ गया। एनसीक्यूजी क्या है? कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ये बोला था हम गरीब देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर साल 100 अरब डॉलर मदद करेंगे। अजरबैजान बाकू में क्या डिसाइड हुआ कि अब 100 नहीं, कितनी अरब डॉलर दी जाएगी? 300। इसी को एनसीक्यूजी बोला जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा एनसीक्यूजी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सीओपी 29 अजरबैजान बाकू से। तो अजरबैजान बाकू, ठीक है, चलो याद हो जाएगा। अजरबैजान, एनसीक्यूजी याद कर लेना। तो क्लाइमेट चेंज पर 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाकू अजरबैजान में हुई। ये यूएनएफसीसीसी करवाती है, 1995 से करवा रही है। 30वीं जो होनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो कहां होनी है? ब्राजील के बेलम में। अगला है G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में और कुछ भी हुआ था? ब्रिक्स। और ब्राजील में अगले साल कुछ होगा, सीओपी 30। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही इस बार G20 हुआ था। G20 कब बना था? 1999। G20 की जो स्थापना है वो 1999। ठीक है अंकित जी, आपका मैसेज मैं पहुंचा दूंगा सर तक, है ना। तो 1999 में G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ब्रिक्स कहां पर हुआ था? डी जेनेरियो, ठीक है। चलो अब अगला है एससीओ, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तिनजियांग चाइना, तियानफिन चाइना। तो तियानफेंग या तियानजिंग चाइना में हुआ है एससीओ। तो तियानफेंग या तियानजिंग चाइना में हुआ एससीओ। तो जो एससीओ संस्था है इसका फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना में इस बार हुआ है और ट्रंप के टैरिफ के बाद ज्यादा ही खतरनाक हो गया है, ठीक है। उन्हें बोला होगा देखो कैमरा कैमरा हंस दो ट्रंप पे फोटो जाएगी, है ना। ऐसी मुझे तो ऐसा लगा कि प्लान करके ही किया है और ऐसी जानबूझ के वीडियो वायरल की है कि ट्रंप तक पहुंच जाए। ट्रंप ने आज लिखा है, सोचो, और उसमें तीनों की फोटो लगाई है कि क्योंकि अमेरिका अपना नंबर 1 दुश्मन चाइना को मानता है। अब यहां समझो, तो चाइना में एससीओ। अब चाइना इसकी बात करें, ये जो संस्था था पहले 5 देशों से बना था 1996 में। जो एससीओ है कब बना था? 1996। बिम्स्टेक कब बना था? 1997।
पहले उसका नाम क्या होता था? बिस्टेक, फिर क्या बन गया? बिम्स, क्योंकि म्यांमार आया। ऐसे ही पहले इसका नाम था संघाई 5। तो पहले 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था संघाई 5 1996 में। 5 देश, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। तो 3 तो स्थान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। अगर आपने किर्गिस्तान कई बार बोल दिया तो आपको क्लासिकल म्यूजिक आ जाएगा, है ना? किर्गिस्तान, है ना? और ऐसा लग रहा ना बिल्कुल है ना? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसमें उज्बेकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना, और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। स्थान स्थान है पर 2 स्थान। तो देखो, चाइना रसिया 2 बड़े नाम याद रहेंगे, चाइना और केकेटी याद हो जाएगा। चाइना रसिया तो रहेंगे, और केकेटी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान। तो पहले 5 देशों ने 1996 में ग्रुप बनाया। चूंकि 5 देश थे तो इसका नाम क्या हुआ? फिर आए 6वां देश उज्बेकिस्तान, तो चौथा आ गया उज्बेकिस्तान, तो हो गए 6। पहले कितने देशों ने मिलकर ग्रुप बनाया? 5। तो एससीओ का पुराना नाम क्या है? संघाई 5। फिर 6वां देश कौन आया? उज्बेकिस्तान। फिर आ गए 2 दोस्त, इंडिया और पाकिस्तान। रूस ने कहा कि इस ग्रुप में अब मेरा एक दोस्त आएगा, इंडिया। तो चाइना ने कहा मेरा भी एक दोस्त आएगा। तो रसिया का दबाव ज्यादा ना हो जाए इसलिए चाइना इसको लाया। तो रसिया, चाइना ने कहा भारत को आने देंगे पर शर्त एक रहेगी, पाकिस्तान भी आएगा। सोचो ना, दर्जा दोनों को बराबर हो जाएगा। एससीओ का मेंबर इंडिया, एससीओ का मेंबर पाकिस्तान। तो जब तुम एक ही संस्था के मेंबर बन जाओगे, दर्जा एक जैसा होने लगेगा। वही है। और लास्ट में आ गया ईरान 2023 में, और 2024 में आ गया बेलारूस। तो कितने देशों ने मिलकर यह संस्था बनाई थी? 5। 6वां आया उज्बेकिस्तान, 2 आ गए भारत और पाकिस्तान, 8। 9वां आ गया ईरान 2023, और 24वां 10। तो एससीओ में आज कितने देश आ चुके हैं? 10। शुरू कितने से हुई थी? डबल हो चुका है। तो संघाई 5, संघाई 5। तो एससीओ का पुराना नाम पूछेंगे। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 5 देश कौन कौन से ये पूछेंगे। तो रसिया, चाइना, केकेटी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, सॉरी, नॉट तुर्की। तुर्क तो अभी भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान अभी भी नहीं। याद हो जाएंगे? क्लियर? तो एससीओ की बैठक इस बार कहां हुई है? चाइना। अगला है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखना, अर्बन लोकल बॉडीज का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस। चूंकि पहला है तो पूछेंगे। तो भारत में स्थानीय, शहरी स्थानीय मतलब नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इनके अध्यक्षों का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस। चूंकि पहला है तो पूछेंगे कहां हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा। तो हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों का पहला, याद हो जाएगा। तो शहरी स्थानीय निकायों का भारत का अब तक का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित। और पहला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता। कई बार कहते हैं ना सर करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा, अरे पहली महिला महानिदेशक, पहली बार हल्दी बोर्ड बना, तो जो फर्स्ट है उसके चांस ज्यादा है। तो पहली बार नेशनल अर्बन लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन का एक सम्मेलन हुआ गुरुग्राम में। अगला G7 कनाडा में हुआ है, बहुत चर्चित रहा। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भारत को पहले इनवाइट नहीं किया गया, बाद में इनवाइट किया गया। तो भारत ने बोल दिया था हम नहीं जाएंगे, अब इनवाइट करेंगे भी तो, पर उन्होंने इनवाइट किया और हम गए। तो कनाडा ने बोला था हम इनवाइट नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने किया। और हमने कहा था इतने लेट कि डेट ही निकल गई, एक डेट दी रहती है, उसके उस डेट तक इनवाइट ही नहीं किया। तो हमने कहा हम पानी वाले हैं हम। लेकिन क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स होती है। क्या होता है, कई बार आपको जाना ही पड़ेगा। ये मानो समझो, जब सारे पावरफुल देश आएंगे तो आप क्यों उन देशों पर अपनी बात कहने का मौका छोड़ रहे हो? तो मेरे ख्याल से भारत इतना अभी नहीं है कि पूरी दुनिया से अलग होकर काम चला ले अभी, इसलिए होना चाहिए। तो भले हमने कह दिया पर अपन को जाना चाहिए। अब उसका असर ये हुआ कि भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक हो गए। आज का अगर पेपर पढ़ाओ आज का, तो कनाडा ने माना है कि खालिस्तानियों को टेरर फंडिंग कनाडा से ही हो रही है। आज ही कनाडा की रिपोर्ट आई आज की न्यूज़पेपर में। ये है जाने का असर। हम गए, हमने बोला कि वो गुरुद्वारे के बाहर जो मर्डर हुआ था वो हमारा ना हाथ है ना पैर है,
ना उंगली है ना कुछ है ना। तो G7 शिखर सम्मेलन विवादित रहा, इसलिए पूछ सकता है कहां हुआ है, कनाडा, इसलिए आपको याद रखना है। G7 कब बना था? 1973। G20 कब बना था? 1999। G20 कहां पर हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरो। चलो, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो समिट है, महिला सुरक्षा, वो तेलंगाना हैदराबाद। ये फोटो कोई और लग गई है ना, इस पे मत जाओ, ये सम्मेलन नहीं है ना। तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पे जो समिट हुआ है वो तेलंगाना। अच्छा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी कोई हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस, जिसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। महिलाओं पर जो समिट हुआ है वो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। क्लियर? क्लियर? चलो, तो यहां से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आएंगे जल्दी से। पहले जितने सम्मेलन है फटाफट मुझे बताते जाओ, जिससे मैं भरोसा कर लूं तुम्हें याद हो गया है। चलो, तो ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है? कौन से नंबर का है? 17 में। अगले साल कहां होगा? 18वें नंबर का, भारत में। चलो, हाँ, इसमें खास क्या है, इस साल किस देश ने ज्वाइन कर लिया? कुल कितने हो गए? 11। कुल कितने हो गए? 11। चलो, ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला बोन बोन में हुआ, जर्मनी, बोन बोन में हुआ है। अगला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। बिम्स्टेक कहां हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में। यस। अगला नो मनी फॉर टेरर कहां पर हुआ है? म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी। इंडियन ओशन, मस्कट ओमान, मस्कट ओमान में हुआ है। फर्स्ट एशियाई बुद्धिस्ट शिखर दिल्ली, दिल्ली में हुआ है। चांदनी चौक कौन बोल रहा है? चलो, COP29 कहां पर हुआ है? अजय बाबू। अगला कहां होगा? बेलन, ब्राजील, बेलम नॉट बेलन, NCQG। G20 रियो डी जेनेरियो। SCO चाइना। पहला शहरी अर्बन लोकल बॉडीज अध्यक्ष का गुरुग्राम, सारे गुरुओं को, मतलब जो अपने अपने गांव के गुरु हैं शहरों के। G7 शिखर समेट कनाडा। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण कहां पर? कहां पर? तेलंगाना। चलो, अब हेडिंग डाल दो, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अरे बस, छोटे से, थोड़े बहुत है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, थोड़े से 5-10 है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑनलाइन में सारे बच्चों को याद होता जा रहा है। अगर हो रहा तो वाई टाइप कर दिया करो, और नहीं हो रहा तो एन कर दिया करो। जितने लोगों को याद हो रहा था ऑनलाइन वाले, अब ऐसे फीचर्स आ गए हैं हालांकि कि आप बात कर सकते हो। ऐसे मैंने 1-2 यूट्यूब पे देखे हैं कि अब ऐप पर फीचर आ गया, आप बात कर सकते हो, वहां से बच्चा बोल सकता है। मतलब जिसको अलाउ करें, सबको अलाउ कर देंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर याद हो रहा है तो भाई अच्छा, ऑफलाइन जितने बैठे उन्हें याद हो रहा है, मतलब अगर एग्जाम के पहले फिर से 1-2 बार रिवाइज करवा दें तो याद हो जाएगा पक्का। मतलब एक बार में तो पक्का हो गया है, दोबारा तिबारा उस समय सुनोगे तो याद पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, और ऑनलाइन वाले और बता दो, है ना? अभी तक तो यस आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। अब अपन को पढ़ना है संयुक्त सैन्य अभ्यास। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं बहुत कम, आता एक जरूर है। देखो, अपॉइंटमेंट नियुक्ति है 50-100, आनी कितनी है? एक। उतनी इंपॉर्टेंट, तुमने याद कर ली, बात अलग है। और जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है 8-10, पर आनी एक जरूर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो अभी तक तुमने अगर ध्यान से पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, पर यहां से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, है ना? क्योंकि एक नंबर 2-3 मिनट में अब चला जाएगा। ठीक है, एक एक करके सारे सम्मेलन पढ़ते हैं। जैसे मैत्री की बात करते हैं तो इंडिया थाईलैंड,
तो लिखो, एक तरफ लिखो सैन्य अभ्यास, एक तरफ लिखो प्लेस, किस जगह पर हुआ और किन देशों के। ऐसे लिखो, एक तो नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, किन दो देशों के बीच में और कहां पर, तीन याद रख लो। एक तरफ लिख दो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक तरफ लिख दो किन देशों के बीच में और कहां हुआ। भारत नहीं लिखना है क्योंकि भारत के बीच में तो हुआ ही है, दूसरे देश का नाम लिखना है। हर बार चिपका भारत चाइना, भारत नेपाल, भारत, भारत मत लिखना। अपन कौन से देश का पेपर देने जा रहे हैं, भारत का, तो सारे वही पढ़ेंगे जो इंडिया के हुए है ना, तो बाकी दूसरे देश के। तो मैत्री में थाईलैंड तो लिख ही देना, थाईलैंड के बैंकॉक में भी कुछ हुआ था क्या, बिम्स्टेक हुआ था। हाँ, तो वो डर रहा कि सर मेरा तो नहीं पता चल गया। तुम क्यों डर रहे हो, वो नर्वस हो गया, नहीं सर मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। चला, तो मैत्री, समझ रहे क्यों मैत्री है, इतने लोग जा रहे हैं। तो भारत और थाईलैंड के बीच कहां पर हुआ है, मेघालय। तो जगह लिखना मेघालय, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं जगह, पहले मैं पढ़ाता नहीं था पर पूछ चुके हैं, अब मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैत्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में, भारत और थाईलैंड। कहां पर यह सैन्य अभ्यास हुआ है, मेघालय, बिल्कुल थाईलैंड मेघालय। क्लियर, याद हो जाएगा, मेघालय। दूसरा लिखो सिलीनेक्स, ये तो सिली सा क्वेश्चन है, श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज 5/25/2025। तो SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो हर चीज रटी नहीं जाती, कुछ देख के भी समझ में आ जाता है। SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, और श्रीलंका होगा तो नेवल एक्सरसाइज ही करेगा, नौसेना, क्योंकि श्रीलंका एक टापू की तरह पानी से घिरा हुआ है, तो उसको ज्यादातर फायदा काय में है, मिलिट्री वाले में तो है नहीं, लड़ना उसे पानी में, तो ज्यादातर वो एक्सरसाइजेस कौन सी करेगा, नेवल। और इसमें जो जहाज हमारी तरफ से गए थे वो INS ज्योति और राणा, राणा जी माफ करना ज्योति ने कहा है ना। तो सिलीनेक्स, तो भारत श्रीलंका के इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से कौन से जहाज गए हैं, तो INS ज्योति और INS, अगर वो एग्जाम का लेवल बढ़ाएगा तो वो INS इंडियन नेवल से पूछेगा कि कौन कौन से जहाज गए हैं। तो सिलीनेक्स, तो मैत्री किन किन देशों के बीच में, भारत और कहा हुआ, मेघालय, मेघालय, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ, सिलीनेक्स। कौन, किनके बीच, श्रीलंका और इंडिया। सिम्बेक्स, ये भी बहुत आसान है, सिंगापुर के और भारत के बीच में। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, B फॉर बाइलेटरल और EX मतलब एक्सरसाइज। S मतलब सिंगापुर, I मतलब इंडिया, M मतलब मैरीटाइम समुद्री, और B का मतलब बाइलेटरल द्विपक्षीय, EX मतलब एक्सरसाइज। EX का मतलब X नहीं होता है ना, बोले सर बार बार उसका नाम मत लिया करो, है ना। तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ, इसमें भारत का कौन सा जहाज, INS सतपुड़ा। ज्योति और राणा जी कहां गए थे श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। जबकि सतपुड़ा कहां गया है, सिंगापुर गया। सतपुड़ा समझ रहे, पहाड़ का पहाड़ ही जा रहा, INS सतपुड़ा सिंगापुर चला गया। तो सिम्बेक्स, तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ है उसे बोलते हैं, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है टाइगर ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच में। ट्रंप से याद कर लो, ट्रंप याद हो जाएगा। ट्रंप मतलब होती है विजय, जब तक ट्रंप है अमेरिका की विजय हो ही नहीं सकती, है ना। तो भारत और ट्रंप के बीच में हुआ है टाइगर, अपन है टाइगर और वो है ट्रंप, और क्या, अपना राष्ट्रीय पशु वही तो है टाइगर, है ना। तो टाइगर ट्रंप भारत और USA के बीच में ये हुआ है द्विपक्षीय त्रिसेवा, ट्राई सर्विस। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ये जो टाइगर ट्रंप है ये कोई युद्ध अभ्यास नहीं है, कल के दिन चक्रवात सुनामी कुछ आएगा तो हम लोग दोनों सेना मिलकर कैसे राहत पहुंचाएंगे, इसको लेकर हुआ है टाइगर ट्रंप। तो एक ह्यूमन असिस्टेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है, जो युद्ध का नहीं है, डिजास्टर और रिलीफ पहुंचाने का है डिजास्टर के समय, उसका नाम है टाइगर ट्रंप, याद हो जाएगा। बच्चों के कमेंट ही नहीं आ रहे, है ना।
बच्चा समझ में आ रहा है, सुन रहा है, अकड़ गया है वहीं कि इतना पढ़ना है, और ये तो पहली ही क्लास है ना। तो ऑनलाइन में कभी कभी बच्चे कभी कभी बहुत ही एक्टिव होते, इतने कमेंट आते कि पढ़ ही नहीं पा रहे। ऐसे जैसे बचपन में नहीं वो टीवी में मच्छर वाली वो लाइन ऐसी निकलती जाती थी वैसे, और कई बार बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अब थम्स अप आ रहे हैं। बाकी बच्चे आप लोग जितने हैं, कम से कम जिंदा हो तो जिंदा नजर तो आओ, है ना। और क्या, टीचर को लगता है कि आधी उसकी छात्र जनता चल बसी है ना। कहा हुआ ये? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में टाइगर ट्रम्प हुआ है। मेघालय में किसके किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड। मैत्री, तो मैत्री मेघालय में हुई है ना। क्लियर, याद हो जाएगा। अब है इंदिरा दी टाइगर, है ना। चिरंजीवी की एक साउथ की मूवी थी इंदिरा। तो इंदिरा भारत और रूस के बीच में जो है, तो IND मतलब इंडिया, R मतलब रसिया, तो इंदिरा बन गया। आई रटना ही नहीं है ज्यादातर, इंदिरा IND मतलब इंडिया, ठीक है, R से रसिया। तो इंदिरा मतलब भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है इंडिया और रसिया का। याद हो जाएगा। तो मैत्री किसके किसके बीच का है? इसके बाद स्लिनेक्स, भारत और श्रीलंका, सिम्बेक्स, टाइगर ट्रम्प, इंदिरा, ठीक है, इन्हें नाम जोड़ जोड़ के कर लोगे। चलो, अगला है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये जो अभी म्यांमार उसमें उसमें म्यांमार में भूकंप आया था, उसमें हमने सहायता पहुंचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो म्यांमार में अर्थक्वेक के समय जो हमने उन्हें सहायता दी ना, तो याद होना चाहिए। अगर आप लोग लगातार देख रहे हो तो ये सारा फैक्ट्स याद होना चाहिए दिमाग में ना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में जब अर्थक्वेक आया तो उस समय सहायता देने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। वैसे याद कर लो, ब्रह्मपुत्र की तरफ है म्यांमार, उसी तरफ है, असम असम साइड। इस समय कौन से दो गए थे? INS सतपुड़ा और INS सावित्री, ये दो जहाज सामान लेके गए थे। तो सतपुड़ा और भी कहीं गया था, सिंगापुर भी गया था, ये म्यांमार भी जा रहा है। और ज्योति और राणा जी कहाँ गए थे? ज्योति और राणा जी श्रीलंका गए थे। जा ही नहीं सकते दो लोग, ये देख रहे समाज की सोच। और क्या, अगर मैं बोलता पूजा आरती गए, अर्चना आराधना गए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, सुरेश मुकेश गए कोई दिक्कत नहीं, बस ज्योति और राणा जा ही नहीं सकते। अगला है इनियोकोस। इनियोकोस तो क्या है? एक मल्टीलेटरल ईयर, कोई एक देश का नहीं है। इनियोकोस सारे जो दोस्त यार वाले देश हैं उनका मल्टीलेटरल बहुपक्षीय ईयर एक्सरसाइज है, उसका नाम है इनियोकोस। तो इनियोकोस मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो ग्रीस के इंद्रविदा में हुई है, इंद्रविदा। तो इनियोकोस सारे देशों का एयरफोर्स का एक ज्वाइंट मल्टीलेटरल, ज्यादातर अपन पढ़ते हैं बाइलेटरल, दो देशों का, ये सारे देशों की एयरफोर्स आके यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज की इंद्रविदा में, ग्रीस में, ठीक है। तो ग्रीस के इंद्रविदा में चल रहा है इनियोकोस, याद हो जाएगा इनियोकोस। अगला है डेजर्ट हंट। तो भारत की सभी सेनाओं ने मिलकर आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया, उसे बोलते हैं डेजर्ट हंट, जोधपुर में, जिसमें इंडियन आर्मी की पैरा मिलिट्री फोर्स, इंडियन नेवी की मेराइन कमांडो और एयरफोर्स की गरुड़, इन सब ने मिलकर डेजर्ट हंट शुरू किया। तो डेजर्ट हंट ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सेनाओं का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें आपदा के समय तीनों कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपदा के समय तीनों की जरूरत पड़ती है, नेवी की भी, एयरफोर्स की भी और आर्मी की भी। तो आपदा से की अभ्यास के लिए, बचने के लिए जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है उसे क्या बोला है? डेजर्ट हंट।
तो डेजर्ट हंट याद हो जाएगा, तीनों सेनाओं ने, आर्मी ने भी, नेवी ने भी और एयरफोर्स ने, ये याद हो जाएगा। चलो, डेजर्ट हंट। अगला है ट्रोपिक्स। ट्रोपिक्स है थिएटर लेवल, TR, थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज। ये इंडियन आर्मी का खुद का अभ्यास है। ट्रोपिक्स, जब कोई नहीं मिल रहा होता कोई देश, तो अकेले अकेले अभ्यास कर लेते हैं। तो ट्रोपिक्स भारतीय नौसेना के द्वारा, अब जहाज है, पेट्रोल है, डीजल, क्या करें? हाँ बिल्कुल आता है ट्रोपिक्स, इसलिए तो सब में लिखा दे रहे कहाँ किसका है, याद हो जाएगा, भारतीय नौसेना का। ट्रोपिक्स याद हो जाएगा। अभी दोबारा पूरा पूछेंगे। ला पेरोस, ये भी मल्टीनेशनल। अभी एक और मल्टीनेशनल पढ़ा था, इनियोकोस, कहां हुआ था? एंद्रविदा, ग्रीस। हाँ, एयरफोर्स का हुआ था ना, एक दो भी अगर हवाई जहाज हुआ तो विदा ही हो जाएगा एंद्रविदा में, है ना। तो फिर कोस ही रहेंगे इनियोकोस में। तो इनियोकोस एक वो है, अब एक्सरसाइज है जो ग्रीस के एंद्रविदा में हुआ था। ऐसी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुआ है। इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? INS मुंबई। तो ला परोस, ला और परोस, ये कहां पर हुआ? मतलब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ जिसमें भारत की तरफ से INS मुंबई हुआ, ला पेरोस। अगला है सूर्य किरण। तो ला पेरोस, अच्छा ये जगह भूल गए, अभी जगह एक लाइन छोड़ देना, देख के बता दूंगा कहां हुआ। अगला सूर्य किरण, तो सूर्य किरण नेपाल से आती है भैया, हिमालय वहीं पर है। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल। मैत्री किसका किसका था? श्रीलंका नहीं, इतनी मैत्री है तुम भूल रहे हो, है ना। इसके बाद टाइगर ट्रंप, सिलिनेक्स, सिम्बेक्स, इंदिरा, बहुत बढ़िया। अब यहां समझो, सूर्य किरण भारत और नेपाल का, ठीक है। तो याद कर लेना, सूर्य किरण हिमालय से आएगा तो नेपाल से ही आएगा। ये हुआ है नेपाल के सलझंडी में, तो नेपाल में हुआ है सूर्य किरण इस बार का सलझंडी। क्लियर? चलो, अगला है संपर्क 4.0। ये तो बैच का नाम लग रहा है। अरे यार, कांटेक्ट नहीं है। संपर्क 4.0, अच्छा वो इंग्लिश में ही, इंग्लिश में भी संपर्क है। तो इसमें क्या हुआ, नेवी वालों ने क्या किया है, संपर्क किया है अपने रिटायर्ड लोगों से, उनके और उनके परिवार वालों को फ्री में मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। तो जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनके उनके परिवार से संपर्क करके दवाइयां और स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। तो संपर्क 4.0 भारत की किस, है ना, के द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है संपर्क 4.0। तो भारतीय नौसेना के द्वारा रिटायर्ड पर्सनल और उनकी फैमिलीज को हम मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं ना, इसे बोलते हैं संपर्क 4.0। संपर्क 4.0 याद हो जाएगा। तो संपर्क किससे किया जा रहा है? जो रिटायर्ड हो चुके हैं, दिक्कत में है, अब उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनको जो भी जरूरत है वो पूरी की जा रही है। अगला है हरिमऊ शक्ति, भारत और मलेशिया। मऊ मतलब मलेशिया, हरि, हरि मतलब भारत, मऊ एम से मलेशिया, हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति ये कहां पर? भारत और मलेशिया। ये मलेशिया के बेंटोक कैंप में हुआ है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ है और ये बेंटोक कैंप में हुआ है। तो बेंटोक कैंप में हुआ है हरिमऊ शक्ति। सूर्य किरण किसका किसका था? नेपाल, बहुत बढ़िया। और डेजर्ट हंट अपनी ही तीनों सेनाओं का हुआ था। और ट्रोपिक्स नेवी का खुद ही, अकेले नेवी का ही हो गया। इनियोकोस मल्टीनेशनल आर्मी एयर वालों का हुआ था ग्रीस में। इंद्रविदा, ऑपरेशन ब्रह्मा
म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया। अगला है पहला सिनबेक्स, पहला है तो पूछेंगे ही। सिनबेक्स ये ज्वाइंट टेबल टॉप मतलब ऐसा अभ्यास जिसमें किसी को चोट ना लगे, तो ऐसा एक्सरसाइज जो खिलौने खिलौने से चल रहा होगा, कंचे मार रहे होंगे एक दूसरे को। टेबल टॉक मतलब ऐसा एक्सरसाइज जिसमें कोई एक दूसरे, तो भारत और कंबोडिया के बीच में हो रहा, तो C4 क्या हो गया, कंबोडिया, IN4 हो गया इंडिया, B4 हो गया बाइलेटरल, और EX, हाँ X, दुख का है खत्म नहीं होता है ना, सब में ही X आ जाती है। सिलीनेक्स, सिम्बेक्स, ये कहां पर हुआ है, पुणे। ये इसलिए याद करना है, पहला है, ध्यान रखना, पहली बार भारत और कंबोडिया के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए याद करना है। और ज्यादातर एक्सरसाइज उनकी स्पेलिंग में है, ठीक है, तो हिंदी वाले कृपया इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना। बोले सर ने स्पेलिंग बोली थी और सिनबेक्स आ गया, मिल ही नहीं रहा, कहीं सा से सिंगापुर तो नहीं है, है ना, तो कृपया हिंदी में नहीं इंग्लिश में जाके क्वेश्चन ऑप्शन पढ़े। क्लियर। अगला है अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, तो अगला है अग्नि वॉरियर, तो भारत और सिंगापुर के बीच में है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर, इसके पहले भी कोई हुआ था, अग्नि होगा, फायर नहीं है वो, अग्नि वॉरियर। ये कहां हुआ है, देवलाली महाराष्ट्र। तो अग्नि वॉरियर भारत और महाराष्ट्र, वो भारत और सिंगापुर के बीच कहां हुआ है, महाराष्ट्र के देवलाली। तो भारत सिंगापुर के दो हो गए, कौन कौन हो गए, सिम्बेक्स हो गया और अग्नि वॉरियर हो गया। अगला है संयुक्त विमोचन, तो मल्टी एजेंसी, सारी एजेंसी मिलके, तो वो हो गया संयुक्त विमोचन, इंग्लिश में भी संयुक्त विमोचन है। तो संयुक्त विमोचन जिसमें सारी तरह की सेनाओं ने मिलकर प्रैक्टिस की, जैसे डेजर्ट हंट में किया था वैसे, तो डेजर्ट हंट जैसा ही इन्होंने किया संयुक्त विमोचन। संयुक्त विमोचन याद हो जाएगा, क्लियर। अभी पूछेंगे कहां पर हो रहा है संयुक्त विमोचन, पोरबंदर अहमदाबाद, पोरबंदर अहमदाबाद, पोरबंदर अहमदाबाद। अगला है ऑस्ट्रा हिंद, ये बताओ कौन से देश के बीच हुआ हो, कहीं ईरान तो नहीं है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है ना, तो ऑस्ट्रा हिंद है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रा हिंद। ऐसा क्वेश्चन तो गलत करके मत आना। कहां पर हुआ है, पुणे। ऑस्ट्रा हिंद देवलाली में किसके किसके बीच हुआ था, भारत और सिंगापुर, कौन सा हुआ था, अग्नि वॉरियर, और जबकि ऑस्ट्रा हिंद है भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला है गरुण शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। तो ये ऑस्ट्रा हिंद याद हो जाएगा, कहां, पुणे में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया। गरुण शक्ति इंडोनेशिया, गरुण शक्ति इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नाम हमने किसी सम्मेलन में पढ़ा है क्या, इस साल जो 11वां मेंबर बना है वो इंडोनेशिया है, ब्रिक्स। ये कहां हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता में, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है, क्लियर, याद हो जाएगा। अंतरिक्ष ये मत करो, ये तो अंतरिक्ष का। चलो जल्दी से मुझे सारे सुना दो तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं गई, तो फटाफट सुना दो, दो तीन है। चलो, मैत्री किसके किसके बीच हुआ, भारत और, ये मैत्री नहीं भूलना चाहिए ना, सिलिनेक्स, सिंगापुर और इंडिया, भारत और इंडिया और रूस, इंदिरा, म्यांमार में जो भूकंप आया,
इनियोकोस एक मल्टीनेशनल वो मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज हुआ है उसके लिए, जिसमें ग्रीस में। डेजर्ट हंट हमारी सेनाओं का ही जो हुआ उसका, नेवी का, अकेले नेवी का हुआ वो ट्रॉपिक्स। लापरोस मल्टीनेशनल। सूर्यकिरण नेपाल। नेवी ने अपने रिटायर्ड ऑफिसर उनके परिवार को स्वास्थ्य, मलेशिया और इंडिया। सिनबैक्स, सी फॉर कंबोडिया और IN मतलब इंडिया। अग्नि वॉरियर सिंगापुर, कहां पर हुआ? देवलाली। आपस में ही सारा ज्वाइंट। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और इंडोनेशिया। चलो, तो ये हो गए। अब बचा है इंडेक्स जो अपन कर लेंगे, याद हो जाएगा इतना। तो करंट ऐसा जितनी बार सुनोगे, रटना मत, बार बार केवल पढ़ना देखना, रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होगा, अभी बहुत टाइम वेस्ट करोगे निकल जाएगा। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ना, बस पढ़ना है, ठीक है।